गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। चलिए, आपका खुशी होना भी जायज है, क्योंकि अभी तक के आपने 11वीं कक्षा में जो भी चैप्टर पढ़ा उसका कहीं ना कहीं से 10वीं कक्षा से या पिछली कक्षाओं से रिलेशन था। आपने सम्मिश्र संख्याएं पढ़ा, समांतर श्रेणी पढ़ा, हरात्मक श्रेणी पढ़ा, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा, 3 चर वाले विशेष युगपत समीकरण के बारे में पढ़ा। तो उस समय पढ़ते तक के आपको ये लगता था कि इस चीजों को हमने कहीं ना कहीं पिछली क्लासों में पढ़ा है या ये हमारा पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी का जो हमारा चैप्टर है ये एक नया चैप्टर है, तो स्वाभाविक है कोई नया चीज को जानने की ज्यादा इच्छा होती है। तो आज हम एक नया चैप्टर है क्रमचय एवं संचय। इस नए चैप्टर क्रमचय एवं संचय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब सबसे पहले कोई भी नया चीज हो तो उसके लिए हमको जानना ये जरूरी रहता है कि उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा से आशय ये है कि गणित में हमको उसकी परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी महत्वपूर्ण उसका अपने दिमाग में समझ बिठाना होता है कि वास्तव में क्रमचय हम किसको बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको समूह बनाने पड़ते हैं। समूह बनाने पड़ते हैं कैसे, आशय ये है कि यदि हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, यदि हमारे पास में 3 वस्तुएं हैं, कोई ए, बी और सी। अब हमको ये बोल रहा है कि यदि इन 3 वस्तुओं में से 2 वस्तु को लेकर के इसका समूह बनाए जिसमें क्रम को ध्यान न दे, जिसमें क्रम को ध्यान न दे, तो वह कितने समूह बनेंगे। हमारे पास 3 वस्तु है ए, बी और सी। अब हमको 2 वस्तुओं को लेकर के समूह बनाना है और ये बताना है कि कितने समूह बनेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखो ए बी एक बन सकता है, ए सी एक बन सकता है, बी सी एक बन सकता है। ए बी, ए सी, बी सी। ठीक इसका विपरीत भी समूह बनेगा, बी ए, सी ए और सी बी। हम आपको बोले थे कि क्रम को ध्यान न दे। ये सब अलग अलग समूह है, ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए और सी बी। तो यहां पर 3 वस्तुओं में से 2 वस्तु को लेकर के जब हम समूह बनाए तो कुल कितने समूह बने, 6 समूह बने। तो यह प्रत्येक समूह, यह प्रत्येक जो है, यही हमारा क्या कहलाता है, क्रमचय, क्रमचय की संख्या। हम इस प्रश्न के लिए, इस छोटे से प्रश्न कि ए बी सी 3 में से समूह बनाए तो कितने समूह बनेंगे, तो हम जब इसको जमा करके देखें तो ये इसकी संख्या या इसका नंबर हमको 3 निकला। तो यह जो समूह बना हुआ है इसी समूह को हम क्रमचय कहते हैं। इसके लिए यदि हमारे पास संख्याएं ज्यादा हो जाए, अब यदि हमको ये बोले कि इसी ए बी सी लेकर के 3-3 का समूह बनाना है, अब इससे हम 3-3 के समूह लेकर के बनाएंगे तो कितने समूह बन सकते हैं। एक तो बन जाएगा ए बी सी, दूसरा बन जाएगा बी सी ए, तीसरा बन जाएगा सी ए बी। ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। अब यहां पर ए के बाद में हम बी ए सी, फिर बी सी, बी ए सी, बी सी ए तो हो चुका है। और हम क्या लिख सकते हैं, बी सी से ले लेते हैं, अब सी ए बी, और ए से ले लेते हैं तो ए सी बी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। और क्या बन सकता है, देखो सी 2 में सामने आ गया है, ए 2 में सामने आ गया है, बी 2 में सामने आ गया है। और 2 समूह बन सकते हैं, ए बी सी हो गया और ए सी बी हो गया, ये दोनों पलट गए। इसके बाद
ए में और क्या, बीच में ए लेके बना सकते हैं, सी ए बी भी बन सकता है एक ग्रुप, और एक ग्रुप क्या बन सकता है, बी ए सी, बी ए सी। अच्छा, ये बी ए सी तो हमने 2 बार लिख दिया, ये दोनों एक ही हो गया है। यहां पर भी बी ए सी लिखे हैं, यहां पर भी बी ए सी लिखे हैं। बी ए सी ये हो गया ए सी बी, ए सी बी लिखे हैं नहीं, ए सी बी लिख दिए, सी बी ए नहीं लिखे हैं, सी बी ए, इस वाले को मिटा देखते हैं। तो इस तरीके से हम ये लेकर के देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, 2 कोई डबल लिखा गया है, ये 2 डबल लिखा गया है, सी ए बी ये डबल लिखा गया है, ये दोनों। तो इस तरीके से आप देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक आधा और डबल लिखा गया है क्या, ए देखिए डबल दिख रहा है क्या आप लोगों को, ए सी बी, सी ए बी और सी ए बी, हाँ ये डबल दिख रहा है, ये 2 डबल लिखा गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम 3-3 का समूह लेकर के बनाए तो इस 3-3 के समूह में भी हमारे 6 बने। हमको क्रमों को ध्यान नहीं देना है, संख्याएं रिपीट नहीं होनी है, भिन्न भिन्न संख्या आनी है, चाहे वो आगे पीछे आ जाए। तो इस तरीके से जो संख्या या जो समूह बनते हैं उन समूहों को हम क्रमचय कहते हैं। अब इस क्रमचय आने के बाद में इसका एक आता है हमारा मूल सिद्धांत कि हमको इसके सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम छोटा सा 3 पद को लिए थे, जब 3 पद को लिए थे और 3 पद के 6 समूह बने, उसी 6 समूह बनने के बाद आप देखे होंगे कि हम ही किसी को 2-2 बार लिख चुके थे। तो जब 3 पद में गलतियां हो रही हैं तो स्वाभाविक है जब पदों की संख्या ज्यादा होगी तो गलती होने की संख्या बढ़ जाएगी। तो इन गलती होने की संख्या न बढ़े इसके लिए इसका मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं और उसके बाद उसकी सहायता से उसका सूत्र को उत्पन्न करते हैं और कोई भी सूत्र की सहायता से फिर हम क्रमचय, किसी भी वस्तु को कितने स्थान में रखने पर कितने क्रमचय बनेंगे, कितने समूह बनेंगे, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। मूल सिद्धांत हमारा ये बोलता है कि यदि किसी कार्य को करने की m विधियां हो, यदि किसी कार्य को करने की किसी कार्य को करने की m विधियां हो और जब यह कार्य उनमें से किसी एक विधि और जब यह कार्य उनमें से किसी एक विधि द्वारा किया जा चुका हो, किसी एक विधि से किया जा चुका हो, तथा यदि किसी कार्य को करने की n विधियां हो, किसी कार्य को करने की n विधियां हो तो दोनों कार्य साथ साथ करने की m गुणित n विधियां होंगी। यहां पर हमारा इसका सिद्धांत ये बोलता है कि यदि किसी कार्य को करने की m विधियां हो, जैसे हम क्रमचय में बोले कि किसी तीन लिए थे ABC, उस 3 को 2 तरीके से
दो दो के समूह बनाना है। तो यहां पर उसके कितनी विधियां थी? 6 संख्या निकले थे। तो ठीक उसी तरीके से यदि किसी कार्य को करने की m विधियां हो और जब यह कार्य उनमें से किसी एक विधि द्वारा किया जा चुका हो तथा यदि किसी कार्य को करने की n विधियां हो, यदि किसी दूसरे कार्य को करने की n विधियां हो तो दोनों कार्य साथ साथ करने की m गुणित n विधियां होंगी। तो कोई संख्या निकालने के लिए यदि दो कार्य एक साथ होते हैं तो कितनी बार कितनी संख्या में वो कार्य होंगे वो निकालने के लिए पहले विधि जितने प्रकार के हों और दूसरे के जितने प्रकार के हों, दोनों के प्रकारों को हम गुणा कर देते हैं और गुणा करने से हम ये बता सकते हैं कि वो विशेष कार्य कुल कितने प्रकार से होगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस क्रमचय और संचय हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्रमचय है। इस क्रमचय और संचय में लिखना महत्वपूर्ण रहता है। समझ आपको बीज गणित या अंक गणित के समान ज्यादा जोड़ घटाना नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिमाग में जोर लगाना पड़ता है इसमें कि कैसे होगा। चलिए इसका एक आध उदाहरण देखते हैं। शुरुआत की प्रश्नावली है, आप उसके उदाहरण से और आसानी से समझ सकते हो। इसके एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कितने प्रकार से एक मॉनिटर चुना जा सकेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। कुछ प्रश्नों में सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, सोचना हमको पड़ता है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है, कितने प्रकार से एक मॉनिटर चुना जा सकेगा। मॉनिटर किसको बोलते हैं? कक्षा प्रतिनिधि, जो कक्षा का प्रमुख होता है। और एक कक्षा में कितने प्रतिनिधि होते हैं? कक्षा प्रमुख कितना होगा? एक ही होगा, एक कक्षा में एक ही होगा। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है इस प्रश्न में सोचने का कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है तो कितने प्रकार से एक मॉनिटर चुना जा सकता है, कितने प्रकार से चुन सकते हैं। अब यहां पर देखिए, उस 20 छात्र हैं, 20 छात्र में एक ही मॉनिटर रहेगा, बाकी 19 लोग नहीं रहेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जिसको बोल रहे हैं वो मॉनिटर रहे। पहला नंबर का छात्र जिसका अटेंडेंस रजिस्टर में नाम हो, दूसरे नंबर का भी तो छात्र मॉनिटर बन सकता है, तीसरे नंबर का भी छात्र बन सकता है। तो इसी तरीके से 20 छात्र मॉनिटर बन सकते हैं। और जब 20 छात्र मॉनिटर बन सकते हैं तो वो प्रकार कितने हो गए? 20 प्रकार हो गए। तो देखो, मौखिक ही चर्चा करने से हमको क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया कि मॉनिटर हम उस कक्षा में कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 20 प्रकार से चुन सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 20 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी मॉनिटर होता है। 20 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी मॉनिटर होता है तथा मॉनिटर के रूप में चुना जा सकता है। अतः एक मॉनिटर
चुनने के तरीके। अब एक मॉनिटर चुनने का तरीका कितना हो गया? 20 विद्यार्थियों में एक मॉनिटर होता है तथा मॉनिटर के रूप में एक विद्यार्थी चुना जा सकता है। अतः एक मॉनिटर चुनने के तरीके 20 लोग बन सकते हैं ना अलग अलग, तो इसका तरीका कितना हो जाएगा? 20 तरीके से चुना जा सकता है। और यही 20 जो है, जो मॉनिटर चुनने का तरीका है, यही हमारा इसका आंसर होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। हम यहाँ जो मूल सिद्धांत लिखे हुए हैं, इस मूल सिद्धांत को अभी नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि आपका जो साथ साथ हल करने का तरीका m क्रॉस n है, इसकी जरूरत हमको बीच बीच में पड़ेगी, तब हम उसको और बताएंगे। ये प्रश्न हो गया। चलिए इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सवाल सरल था, तो आप लोगों का ध्यान इधर इधर होने लगा है। आप लोग सीधे स्क्रीन के तरफ देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 10 भारतीयों तथा 9 अंग्रेजों में कितनी विधियों से एक भारतीय एवं एक अंग्रेज छांट सकते हैं। भाषा अलग अलग है, बाकी चीज वही है। हम छांट सकते हैं बोले या चुन सकते हैं बोले। 10 भारतीयों तथा 9 अंग्रेजों में से कितनी विधियों से एक भारतीय एवं एक अंग्रेज छांट सकते हैं। अब यहां पर देखिए हमारा 2 कार्य हो रहा है। एक भारतीय, 10 भारतीयों में से एक भारतीय छांटने का कार्य हो रहा है, और दूसरा 9 अंग्रेजों में से एक अंग्रेज छांटने का कार्य हो रहा है। और हमने आपको इसके मूल सिद्धांत में बताया है कि जब 2 कार्य एक साथ चलते हैं, तो उनके साथ साथ कार्य होने के जो कुल तरीके होते हैं, वो दोनों कार्यों के गुणनफल के बराबर होता है। यही मूल सिद्धांत में लिखे हैं हम। इस कारण हमने मूल सिद्धांत को नहीं मिटाया था कि यदि किसी दूसरे कार्य को करने की n विधियां हो, तो दोनों कार्य साथ साथ करने की m गुणित n विधियां होंगी। ठीक इसी का हम उपयोग करके हम इसका हल लिख सकते हैं कि 10 भारतीयों में से एक भारतीय चुनने का तरीका। एक भारतीय चुनने का तरीका कितना हो जाएगा? 10। उस 10 में से हम हर बार एक एक लेंगे। किसी को लिए तो 9 को नहीं लिए, फिर दूसरे को लिए तो फिर बाकी 9 को नहीं लिए। तो 10 भारतीयों में से एक भारतीय चुनने का तरीका 10 हो गया। ठीक उसी तरीके से 9 अंग्रेजों में से एक अंग्रेज चुनने का तरीका। चूंकि 9 अंग्रेज है तो ये 9 हो जाएगा। अब चूंकि हमको प्रश्न में क्या बोला है कि कितनी विधियों से एक भारतीय एवं एक अंग्रेज छांट सकते हैं। अब दोनों कार्य हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि एक भारतीय, अतः एक
भारतीय एवं एक अंग्रेज छांटने के तरीके। क्योंकि दोनों काम साथ साथ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणित 9 बराबर 90। 90 तरीके से हम इनको छांट सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हुआ। ये दूसरे क्वेश्चन को लिखिए आप, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? चलिए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है कि जो भी आपके पुस्तक में प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों के नाम वगैरह भी बदल सकते हैं। जैसे आपके पुस्तक में जहां तक एक प्रश्न दिया हुआ है कि गिरौदपुरी में 6 विद्यालय हैं, उस प्रश्न को थोड़ा सा हम बदल देते हैं और प्रश्न लिख दिए यहाँ पे, नंबर भले कुछ भी हो, लिख दिए हम कि कांकेर शहर में 6 विद्यालय हैं। कांकेर शहर में 6 विद्यालय हैं, बताइए 3 लड़के, बताइए 3 लड़के कितने प्रकार से भिन्न भिन्न विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। आपके बुक में जो प्रश्न दिया हुआ है वो गिरौदपुरी लिखा हुआ है, हमने प्रश्न को क्या कर दिया, कांकेर शहर में कर दिया। कहने का आशय यह है कि आपको कोई भी प्रश्न के नाम में नहीं जाना है, नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण रहते हैं उनके आंकड़े। तो कांकेर शहर में 6 विद्यालय है, बताइए 3 लड़के कितने प्रकार से भिन्न भिन्न विद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे जो 6 विद्यालय हैं और लड़के 3 हैं, तो स्वाभाविक है एक बार में 3 ही विद्यालय में लड़के का प्रवेश होगा, अलग अलग, बाकी 3 विद्यालय में नहीं होगा। तो इसको हम लिखने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं हल में कि पहला लड़का 6 विद्यालय में से एक विद्यालय में 6 तरीके से प्रवेश पा सकता है। ये लाइन क्लियर है? अब उसके पास तो ऑप्शन खुला है उस लड़के के पास में कि वो 6 स्कूलों में से कौन से स्कूल में जाकर के एडमिशन लेता है। तो पहला लड़का 6 विद्यालय में से एक विद्यालय में प्रवेश पा सकता है। दूसरा लड़का शेष बच्चे, अब यहां पर देखिए 6 विद्यालय में एक विद्यालय में लड़का का प्रवेश हो गया और हमारे प्रश्न में बोला है कि कितने प्रकार से भिन्न भिन्न विद्यालय में प्रवेश पा सकता है। मतलब उस जिस लड़के का एडमिशन एक विद्यालय में हो चुका है तो दूसरा लड़का उस विद्यालय में नहीं जाएगा। तो जब दूसरा लड़का उस विद्यालय में नहीं जाएगा तो हमारे पास कितने विद्यालय बचेंगे?
5 विद्यालय बचेंगे। तो दूसरा लड़का शेष बचे विद्यालय 6 ऋण 1, 6 शेष बचे विद्यालय 6 ऋण 1 बराबर 5 विद्यालय में 5 तरीके से प्रवेश पा सकता है। अब उसके पास यह है कि वो जो 5 विद्यालय बचे हैं उस 5 विद्यालय में वो कौन से विद्यालय में जाकर के प्रवेश ले रहा है। 2 लड़के का हो गया। अब आते हैं तीसरे लड़के के लिए। तथा तीसरा लड़का पुनः शेष बचे विद्यालय, पुनः शेष बचे विद्यालय मतलब अब 2 विद्यालय निकल गया तो 5 में से 1 निकल जाएगा। 5 ऋण 1 बराबर 4 विद्यालय में से किसी एक विद्यालय में 4 तरीके से प्रवेश पा सकता है। तीसरे विद्यालय में वो 4 तरीके से प्रवेश पा सकता है। और फिर यहां पर देखिए मूल सिद्धांत आता है। हमको प्रश्न बोला है कि कितने प्रकार से भिन्न भिन्न विद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं। विद्यालय 3 है, 3 प्रकार से वो प्रवेश हो रहा है। एक में 6 प्रकार से प्रवेश पा सकता है, दूसरे में 5 प्रकार से प्रवेश पा सकता है, तीसरे में 4 प्रकार से प्रवेश पा सकता है। तो प्रवेश पाने के कुल तरीके सभी कार्य साथ साथ होंगे। तो अतः प्रवेश पाने के कुल तरीके बराबर 6 गुणित 5 गुणित 4, 6 पंचे 30 और 30 चौक 120। तो 120 तरीके से उन छात्रों का 3 छात्रों का स्कूल में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को लिखिए। इसके बाद ये तो हमारा विषय प्रवेश था, क्रमचय का स्टार्टिंग था बोलना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के सबके चेहरे में मुस्कान भी दिख रहा है। इसके बाद थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। अभी आपने देखा कि हमने 3 क्वेश्चन लिया। किसी क्वेश्चन में 90 आंसर आया, किसी क्वेश्चन में 120 आंसर आया। हो सकता है आपके और भी जो क्वेश्चन है उसके जो जब हम गुणा करेंगे यदि संख्या बड़ी बड़ी हो तो बड़े बड़े आंसर आएंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज आता है क्रमचय संचय में वो है क्रमगुणित
क्रमगुणित का अर्थ या मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। यहां पर आपको एक हिंदी शब्द दिख रहा है क्रमगुणित, एंड ये एक नया शब्द लग रहा होगा। अभी तक आप क्रमगुणित के बारे में नहीं पढ़े होंगे या नहीं जानते होंगे। जनरली हिंदी का शब्द क्रमगुणित, इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हम उपयोग करते हैं फैक्टोरियल। ये एफ है, फैक्टोरियल शब्द का उपयोग करते हैं, फैक्टोरियल एन। और ये जो फैक्टोरियल एन है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल, सतत गुणनफल क्रम गुणित एन कहलाता है। कई बार हमको जब संख्याएं लिखनी होती है, गुणा के रूप में लिखनी होती है, तो काफी लंबा लिखना पड़ जाता है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल, सतत गुणनफल मतलब लाइन से। प्राकृत संख्या हम किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 से लेकर के जो अनंत तक की संख्या होती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इनका सतत गुणनफल, सतत गुणनफल मतलब हम इसको लाइन से व्यक्त करते हैं, क्रमगुणित कहलाता है। तथा इसे या से प्रदर्शित करते हैं एवं फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया? फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं। अब गुणा किस तरीके से करते हैं देखिए, हम ये बोले कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल, जिसे हम फैक्टोरियल एन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये फैक्टोरियल एन हो गया। अब सतत गुणनफल, यदि हम इसका पहला संख्या को एन दिए तो इसके बाद की संख्या क्या होगी? इससे एक कम, n से एक कम, उसकी बाद की संख्या क्या होगी? उससे एक कम, फिर उससे एक कम, इस तरीके से संख्याएं आती जाएंगी, तभी तो वो सतत हुआ ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ये 3 2 1। जहां से हम स्टार्ट किए, प्रथम n संख्याओं का लेने का मतलब n से एक कम होते 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 वो आखिरी 3 2 1 तक क्या आएगा? 1 से फिर छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो इनका जो गुणनफल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल एन कहते हैं। अलग अलग संख्याओं के फैक्टोरियल का मान अलग अलग होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए यदि हम 1 का फैक्टोरियल लिखें तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1। यदि हम 2 का फैक्टोरियल लिखें तो ये क्या होगा? 2 गुणित 1, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा कुछ नहीं, तो इसका गुणा कितना आ गया? 2। यदि हम 3 का फैक्टोरियल लिखे तो 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 3 दूनी 6 एकम 6। यदि हम 4 का फैक्टोरियल लिखे तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 4 तिया 12 दूनी 24। हम 5 का फैक्टोरियल लिखे तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। यदि हम 6 का फैक्टोरियल लिखे तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 5 तक के हमने अभी गुणा 120 किया था। 120 में 6 का गुणा हो गया तो 12 6 के 72, 720। तो आप देखोगे कि संख्या बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है 6, लेकिन उसका फैक्टोरियल में गुणा कितना आ गया? 720, बड़ा संख्या आ गया। और यदि हमको कोई प्रश्न में लाइन से बहुत सारे संख्याओं का लिखना है तो हमारा तो पेज भर जाएगा। इस कारण उसके लिए छोटी संख्या के रूप में लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फैक्टोरियल चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो अब क्लियर हो गया क्रमगुणित या फैक्टोरियल किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, आपको यदि 15 का फैक्टोरियल लिखना है
तो 15 का फैक्टोरियल लिखना है का मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 गुणित 14 गुणित 13 इस तरीके से आप आगे बढ़ाते जाओगे और आपको उसको गुणा करना होगा। अब यदि आपको आगे नहीं बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। वो 12 का फैक्टोरियल लिख दिए, मतलब वो वहां पर ड्रॉप हो गया, फैक्टोरियल का चिन्ह हटाओगे तो फिर संख्या कम होते आ जाएगा। क्लियर हो गया कि हम फैक्टोरियल किस चीज को कहते हैं। अब इस फैक्टोरियल के बाद में एक चीज आता है हमारा क्रमचयों की संख्या। अभी आप देखे होंगे जब हम पहला अध्याय पहला प्रश्नावली पढ़ रहे थे तो m गुणित n करके क्रमचयों की संख्या निकालते थे। अब हम सूत्रों की सहायता से उस क्रमचयों की संख्या को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। मिटा दें इसको। अब हमको किसी क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है और हम यहां पर लिख लेते हैं कि दी हुई n असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई आर वस्तु को लेकर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। दी हुई n असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई r वस्तु को लेकर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। आप देखे होंगे पहले अध्याय में माने पहले प्रश्नावली में जब हम आपको उदाहरण समझाए थे, कितना लिए थे A, B और C, उसमें से कितने को लेकर के बनाए थे समूह, 2 को A, B लेकर के। ठीक उसी तरीके से है ये, हम आपको पिछला याद दिला दे रहे हैं ताकि आपको अगले समझने में कष्ट न हो कि दी हुई n असमान वस्तुओं में से, वहां पर तो हम गिन के 3 वस्तु लिए थे A, B, C, यहां पर n असमान वस्तु कितनी भी ज्यादा हो सकती है। n असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई r वस्तु को लेकर के, उसमें हम 2 वस्तु लिए थे। r कहने का आशय क्या होगा, वो 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है n का मान कितना है, और n के अंदर ही होगा r का मान, n से कम होगा। तो r वस्तु को लेकर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। अब n वस्तुओं में से यदि हम उसको जो भरने की है, किसी एक स्थान को भरने के लिए n तरीके होंगे। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप देखो, सबसे पहला वाला हम आपको उदाहरण दिए थे कि 20 विद्यार्थी हैं और एक मॉनिटर चुनना है, तो कितने तरीके से मॉनिटर चुन सकते हैं, 20 तरीके से चुन सकते हैं। यहां पर हमारा n वस्तु है, तो n स्थान को भी हम n तरीके से या n विधियों से भर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं ये चीज? उस उदाहरण को मैंने लेकर के, आधार लेकर के, तो हम ये बोल सकते हैं कि n वस्तुओं में से एक स्थान को, n वस्तुओं को एक
स्थान में n प्रकार से भरा जा सकता है। n वस्तुओं को एक स्थान में n प्रकार से भरा जा सकता है। एक स्थान बोले या हम इसको बोल देते हैं प्रथम स्थान। n वस्तुओं को प्रथम स्थान में n प्रकार से भरा जा सकता है। अब दूसरे स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? दूसरे स्थान को, पहले स्थान को तो हम n प्रकार से भरे, दूसरे स्थान को एक स्थान कम हो गया कि नहीं? एक स्थान कम हो गया, तो दूसरे स्थान को n-1 प्रकार से भरा जा सकता है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि दो स्थानों को भरने के तरीके, दो स्थानों को भरने के तरीके क्या हो गए? दोनों का साथ साथ m गुणित n, तो n और n-1। यदि हम तीन स्थान को भरने के तरीके बोले तो n, n-1, n-2, एक और कम हो जाएगा। यदि हम चार स्थान को भरने के लिए बोले, चार स्थान के भरने के तरीके, तो n, n-1, n-3। हमारा कितना है? r जगह है, r वस्तु को लेकर के। यदि हम r स्थान बोले, r स्थानों को भरने के तरीके, r स्थानों को भरने के तरीके बोले तो n, n-1, n-2, n-3, इस तरीके से जाएगा। अब आप देखो, जब चार स्थान हम लिए थे तो चार में कितना आया था? 3 आया था। चार में कितना आया था? 3 आया था। जब हम r स्थान लेंगे तो इधर क्या जाएगा? n-r+1। तो क्रमचयों की संख्या, यदि हम n वस्तुओं को लेकर के, n असमान वस्तुओं को लेकर के r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो उसका तरीका कितना निकल जाता है हमारा? n, n-1, n-2, n-3 और n-r+1। और ये जो n-r+1, ये जो पूरे लाइन हमारे आखिरी में आए हैं, इसी को हम NPR, इसी को हम क्या लिखते हैं? NPR या PNR लिखते हैं। ये हमारा इसका सूत्र निकल जाता है। NPR, P मीन्स परमुटेशन या क्रमचय। चलिए, आपका समय हो रहा है, तो अभी यहां तक के हुआ है। नेक्स्ट कालखंड में इसके द्वारा सूत्र की उत्पत्ति हम कैसे करते हैं, इनके प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, नेक्स्ट कालखंड में इसको बताएंगे। धन्यवाद।